जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के अतीत से वर्तमान पार्ट 1 है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अध्याय 1 देखेंगे। अध्याय 1 में हम लोग देखें तो इटली का जो नया आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उसमें उसी को क्या कहता है, पुनर्जागरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पुनर्जागरण कहा जाता है। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 15वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था पुनर्जागरण। फिर हम लोग देखेंगे कि कोलंबस जो स्पेन का यात्री था, जो कोलंबस स्पेन का यात्री था वो कब अमेरिका महाद्वीप की खोज की? तो 1492 ईस्वी में। कब किया थे? 1492 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वास्को डी गामा भारत की समुद्री मार्ग की खोज कब किए थे? तो 17 या कभी कभी 20 में देता है, 17 या 20 मई 1998 ईस्वी को किए थे। कब? 17 या 20 मई 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया। वहां पर किसके रास्ते खोज किए? तो वहां पर जो केप ऑफ गुड रास्ते होते हैं, जो तमाशा तरीफ है, उसकी खोज जो बार्थोलोमेव डियाज किए थे। वहां पर अब्दुल मजीद नामक जो गुजरात के व्यापारी, उसके सहयोग से ये कालीकट, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे। वहां पर इसका स्वागत कौन किए थे? तो राजा जम्बोरिन किए थे। वहां से इन्होंने क्या किया? काली मिर्च और इलायची जैसे कुल मसाले का इन्होंने खरीद बिक्री किया। उसके बाद खरीद लेकर वहां पर अपने देश वास्को डी गामा गए। वहां से इन्होंने इसके काली मिर्च के 60 गुना फायदा मिला, लेकर जो मसाले खरीद के उसको 60 गुना फायदा मिला। इसी तरह पुर्तगाल अपने देश में बसते गए। तो दूसरी बार वास्को डी गामा कब आया था? तो 1502 ईस्वी में। फिर देखेंगे हम लोग प्राय 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को क्या कहते हैं? ये जो 1750 के बाद जो आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। आधुनिक काल का प्रारंभ कब माना जाता है? तो आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है आपका 1750 के बाद माना जाता है। जो जेम्स मिल है स्कॉटलैंड के, ये ब्रिटिश भारत के इतिहास नामक किताब लिखे हैं। इसमें क्या है? इसमें हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में तीन खंडों में इसमें बांटा है। किसने? जेम्स मिल ने। फिर पढ़ेंगे अभिलेखागारों में सरकार के दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। किसमें? अभिलेखागारों में। फिर देखेंगे कि राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ है? तो ये आपका दिल्ली में है। कहाँ पर है राष्ट्रीय अभिलेखागार? दिल्ली में। फिर नेहरू स्मारक पुस्तकालय कहाँ है? तो दिल्ली में। सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय कहाँ है? तो पटना में। बिहार राज्य अभिलेखागार कहाँ है? तो पटना में है। फिर देखेंगे कि जनगणना हर कितने वर्ष पर होता है? तो ये 10 वर्ष पर होता है। फिर देखेंगे मुंशी प्रेमचंद की कुछ प्रमुख किताब, जैसे गोदान, गब्बन, कफन एवं पूस की रात। फिर देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देश शामिल है? तो आधुनिक भारत शामिल है, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान एवं मालदीव शामिल है। फिर देखेंगे जो देश है वहाँ पर पुराना नाम एवं उनकी आज़ादी कब मिली? तो पाकिस्तान, ये इसका अभी वर्तमान नाम है। उसका पुराना नाम क्या था? पश्चिमी पाकिस्तान। इसमें कौन कौन प्रांत थे? तब बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब। ये कब आज़ाद हुआ? तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। फिर बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। ये 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ। म्यांमार का पूरा नाम क्या है? वर्मा, 1948 में आज़ाद हुआ। श्रीलंका, जिसका पूरा नाम सिलोन है, इसको 1948 में आज़ाद हुआ। और बिहार, उड़ीसा बंगाल से कब अलग हुए? तो 1912 ईस्वी में। फिर देखेंगे बिहार से झारखंड, बिहार उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1936 में। फिर बिहार झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। और उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, वर्तमान उत्तराखंड, कब अलग हुआ? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। फिर देखेंगे पूंजीवादियों का मुख्य उद्देश्य पूंजीवादी का मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। क्या था? अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। फिर देखेंगे मशीनों से वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मशीनों से वस्तु का उत्पादन हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? औद्योगिक क्रांति कहेंगे। फिर हम लोग अध्याय 2 में चलेंगे। भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में अरब सौदागरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो स्थल मार्ग से व्यापार हो रहा था, जो इसमें किसमें सौदागर महत्वपूर्ण भूमिका की? तो अरब सौदागरों के। जो फिर देखेंगे वास्को डी गामा हम पढ़ ही लिए कि कब भारत आया था? 17 मई, कहीं के 20 मई भी देता है। तो 17 मई 1498 से भारत आया। फिर कालीकट बंदरगाह पहुंचे। इन्होंने राजा जम्बोरिन को वहाँ का स्वागत किया। भारत से गर्म मसाला यूरोप ले गया, वहाँ पर बेचना 60 गुना मुनाफा हुआ।
फिर आज जो ये क्यूब ऑफ गोल्ड के रास्ते भारत आए थे। फिर हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 31 दिसंबर 16 की स्थापना हुई और महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी के 15 वर्ष के लिए पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अधिकार प्राप्त किया। और ईस्ट कंपनी के मतलब इस ईस्ट कंपनी एक सहयोग कौन के थे, इसमें महारानी एलिजाबेथ प्रथम। फिर देखेंगे जो सोरा किस में काम आता है, तो बारूद बनाने में काम आता है। इसमें क्या होता है, पोटेशियम और पोटेशियम नाइट्रेट होता है सोरा का सूत्र, पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 होता है। फिर देखेंगे जो अंग्रेज अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित कहाँ हुई, तो सूरत में। उसके बाद मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, काशी बाजार, मद्रास में। फिर फ्रांसीसियों को फैक्ट्री स्थापित किया है, फ्रांसीसियों को फैक्ट्री कहाँ का स्थापित है, तो प्रथम कहाँ हुई, तो प्रथम सूरत में। उसके बाद चंद्रनगर, बालासोर, उड़ीसा में जो पड़ता है चंद्रनगर, बालासोर, और फिर पांडिचेरी। फिर देखेंगे इसमें वो ट्रिक है कि मतलब कौन कैसे कैसे है, मतलब इसका ट्रिक है पेड कर दी फीस। क्या ट्रिक है, तो पेड कर दे फीस, पेड कर दे फीस। ये कालानुक्रम है जो जैसे जैसे मतलब यहाँ पर आए, मतलब वो देखते हैं। देखिए पी से पुर्तगाली, ई से यूरोपीय, डी से डच, क से कुछ नहीं, दे से डेनिश, और फी से फ्रांस, स से स्वीडन। ये सब देश एक तार पहले सबसे पहले कौन आए, तो पुर्तगाली, उसके बाद यूरोपियन ब्रिटिश, फिर उसके बाद डच, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्पेनिश। फिर देखेंगे अंग्रेज और बंगाल में क्या बंगाल में बिहार, उड़ीसा भी सब शामिल था। इसके दीवान कौन थे बंगाल के, तब मुर्शिद कुली खा थे। फिर उसके बाद अलवर्दी खा हुए कब, 1740 में बंगाल का नवाब बने। फिर 1651 ईस्वी में हुगली नदी पर पहली फैक्ट्री स्थापित किए गए और यह जो किले का नाम क्या किया गया, फोर्ट विलियम किले बनाया गया। फिर बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज बन गया। फिर यह गोविंदपुर, सूता नदी, कालीकत्ता, ये तीनों गाँव मिलकर क्या कहलाता है, कोलकाता कहलाए। क्या कहलाए, तीनों का मिलकर कलकत्ता, उसके बाद वर्तमान में कोलकाता कहलाए। कौन कौन, गोविंदपुर, सूता नदी, कालीकत्ता। 1717 ईस्वी में किसका, 1717 का सही फरमान कैसे, फर्कुसियर का 1717 में शाही फरमान आया था। फिर 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ये कहाँ है, तो मुर्शिदाबाद के पास बंगाल में है। इसमें अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे और इसमें सिराजुद्दौला हार गया, किसमें, प्लासी युद्ध में। इसमें अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। फिर इसमें देखेंगे जो पलासी है, ये पलासी फूल के मतलब ज़्यादा कारण से क्या है ना, पलासी नाम पड़ा है। और मीर कासिम की राजधानी कहाँ थी, तो मीर कासिम की राजधानी पहले ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए थे। वहाँ पर तो बंदूक कारखाना स्थापित किया, किसने, मीर कासिम ने। फिर पढ़ेंगे 1764 का बक्सर युद्ध। 1764 का बक्सर युद्ध मिर कासिम, शाह आलम, शुजाउद्दौला, ये तीनों का संयुक्त सेना थी और हेक्टर मुनरो था। इसमें हेक्टर मुनरो क्या अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था, ये जीत गए। फिर 1765 में क्या हुई, इलाहाबाद की संधि हो। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, हैदराबाद के निजाम थे और दूसरा अवध के नवाब थे। फिर रेजिडेंट किसे कहते हैं, तो जो अंग्रेज अधिकारी जो भारतीय राजाओं के पास रहकर अंदरूनी बातों का पता लगाना था, उस क्या कहते हैं, रेजिडेंट कहते थे। फिर देखेंगे कर्नाटक अंग्रेज, हैदर अली 1761 1782 तक शासन किया वहाँ पर कर्नाटक का। फिर उसका पुत्र कौन, टीपू सुल्तान 1782 1793 ईस्वी में 99 तक हुआ। फिर वहाँ पर काली मिर्च इलायची वाला क्षेत्र कर्नाटक का क्षेत्र था। और 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम संधि द्वारा टीपू क्या हो गया, मारा गया इसमें चतुर्थ आंग्ल कर्नाटक युद्ध में। फिर इसका उपनाम क्या था, टीपू सुल्तान का था शेरे मैसूर। फिर अंग्रेज और मराठा 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध में लड़ाई में हार गए। और बागडोर इसके जो मराठा के जो बागडोर किसके हाथ में था, तो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे राजवंशों के हाथ में था। फिर एक के बाद एक लड़ाइयों ने मराठों को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। फिर पढ़ेंगे कंपनी और पंजाब 1799 से लेकर 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद 1849 में कंपनी ने अपना नियंत्रण लिया। और जो महाराजा रणजीत सिंह है, एक कौन मिसल के एक थे, सुकर चकिया मिसल, बहुत पूछता है, सुकर चकिया मिसल गए थे महाराजा रणजीत सिंह से। फिर देखेंगे हम लोग, देखिए इसमें जितना दिया है CRT नोट्स में किताब में उतना ही बताना है, नहीं ज़्यादा इसमें नहीं देखना है। और वीडियो कौन तक देखिए आप लोग। फिर देखते हैं हम लोग विलय नीति कब हुआ था, विलय नीति
तो विलय का हुआ 1848 से लेकर 1856 तक हुआ। इसमें प्रथम राज्य को सतारा था बनाने वाला विलय नीति को। उसके बाद संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, यही सब आ गए। सबसे पहले कौन? सतारा, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर 1856 तक लगभग संपूर्ण भारत पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। कंपनी द्वारा खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। कहाँ रखा जाता? तो फैक्ट्री में रखा जाता था। फिर भारतीय राज्य एकता का भाव के एक कर अंग्रेजी शासन के अधीन होते चले गए। कर मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा था। कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उनके पास भारतीय सेना से बेहतर तोपें बंदूकें थी। फिर अध्याय थर्ड में चलेंगे तो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। कहाँ पर? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लगा था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। फिर देखेंगे ये कब लागू किया था ऐसा बंदोबस्त? 1793 ईस्वी में। उसमें भारत का कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसमें अस्थायी बंदोबस्त में कितना कुल कृषि उद्योग भूमि कितना % दिया जाता था? 19%। कितना? 19% दिया था। किसमें? अस्थायी बंदोबस्त में। कब स्टार्ट हुआ? 1793 ईस्वी में। कहाँ पर? बंगाल, बिहार में, उड़ीसा में। कौन स्टार्ट किया? तो कॉर्नवालिस के समय में। फिर पढ़ेंगे हम लोग रैतवाड़ी व्यवस्था। रैतवाड़ी व्यवस्था एक किसानों के जमीन का मालिक बनाया। किसमें? किसानों क्या आ गया? जमीन का मालिक बनाया गया। और रीड और मुनरो के समय। कौन? रीड और मुनरो के समय रैतवाड़ी व्यवस्था। इसमें 52% कृषि जो कितना टोटल 52% में रैतवाड़ी। सबसे ज़्यादा रैतवाड़ी 52%। उसके बाद महलवारी में कितना? 29%। महलवारी में 29%। यह पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया। कौन? महलवारी व्यवस्था। इसमें कौन था? लॉर्ड मैकेंजी। कौन? लॉर्ड मैकेंजी। इसका ट्रिक क्या देखिए, ऐसा ट्रिक है, म से महलवारी और म से मैकेंजी। म से महलवारी और म से मैकेंजी। र से रैतवाड़ी, र से रीड मुनरो। उसके बाद अस्थाई कौन? कॉर्नवालिस का हो गया। रीड मुनरो रैतवाड़ी, महलवारी मैकेंजी, अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस। फिर देखेंगे हम लोग 1875 में जो दक्कन विद्रोह हुआ। कहाँ हुआ था? दक्कन में 1875 में। ये पूना अहमदनगर जो महाराष्ट्र में जिला है वहाँ पर हुआ था। फिर पढ़ेंगे अंग्रेजों ने खेती करने के लिए कहा कि यहाँ पर खेती की जबरदस्ती। जैसे बंगाल में पर्सन जूट खेती के लिए कहा, बिहार में नील, सोरा, अफीम खेती के लिए कहा, असम में चाय खेती के लिए कहा, और पश्चिमी भारत में जैसे खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में क्या मतलब कपास की खेती के लिए कहा है। फिर एक पत्र है, पत्रिका का नील दर्पण। इसके कौन संपादक कौन है? दीनबंधु मित्र। ये नाटक, इसमें नील खेती जो भी उसके विरुद्ध कर एक पत्रिका आया था। यह नाटक का पात्र कौन था? नील किसान गुल्लुक चौधरी था। कौन था? गुल्लुक चौधरी। बिहार में नील की खेती चंपारण, मुजफ्फरपुर में होता था, और अफीम की खेती गया में होता था। अफीम की खेती गया और नील की खेती चंपारण और मुजफ्फरपुर में होता था। यहाँ पर दो तरीके से नील खेती होती है। एक जीरात से होता था, एक असमी बार से होता था। तो जीरात में क्या होता था? तो सीधी अपने देख रेख में अंग्रेज बागान मालिकों से खेती करवाते थे। मतलब अंग्रेज अपने सीधी देख रेख में कराते थे। किसमें? जीरात में। और असमी बार में क्या होता था? असमी बार में बागान मालिकों, रैयतों को उनके स्वयं की जमीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते, इसमें जबरदस्ती करवाते थे। और असमी बार में। और जीरात में क्या होता? जीरात में इसमें देख रेख में करवाते थे। फिर देखेंगे तीन कटिया प्रथा। तीन कटिया प्रथा कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। किसानों को अपनी जमीन के 3 कट्ठे प्रति बीघा की दर से नील खेती करनी पड़ती थी। मतलब जबरदस्ती करना ही है। मतलब एक बीघा में कितना होता है? 20 कट्ठा होता है। इसमें कितना करना? 3 कट्ठा करना होता है, 3/20। मतलब ये नील खेती करना इतना मतलब बहुत मुश्किल काम था। ज़्यादा उत्पादन में बहुत घाटा लग रहा था। जब जबरदस्ती अंग्रेज इससे करा रहे थे नील खेती, उसके चलते गांधी जी ने 17 इसमें चंपारण का विद्रोह स्टार्ट किए। और चंपारण के विद्रोह में स्टार्ट करने के लिए गांधी जी को कौन बिहार बुलाया? था राजकुमार शुक्ला। कौन? राजकुमार शुक्ला। जय हिंद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।